वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत बैन अल-अक़वामी सतह पर भी दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत की रियासती पॉलिसी दहशतगर्दी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। भारत में अक़लियतों के हुकूक सल्ब किए जाते हैं, जबकि भारत में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। भारत फिल्में बना लेता है, मगर कुलभूषण की गिरफ्तारी पर बुरी तरह नाकाम हुआ है। एक फितनल हिंदुस्तान है, दूसरा कलदम टीटीपी है। भारत को मार के हक में मुंह की खाना पड़ी। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत आलमी सतह पर पेश किए गए, जबकि दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे, ये कहा गया। अता तारड़ की जानिब से इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद साहब, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद हैं और हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब वापस आऊँगी। जैसा कि हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे भारतीय मीडिया के हवाले से कि भारतीय मीडिया ही भारतीय हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठाने लग गया है, सवालात करने लग गया है। आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। सर, शायद आपका माइक म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल, भारत में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अता तारड़ की जानिब से ऐसा कहा गया है। भारत फिल्में बना लेता है, मगर कुलभूषण की गिरफ्तारी पर बुरी तरह नाकाम हुआ है। डॉक्टर जमील अहमद साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। भारतीय मीडिया के हवाले से जो सवाल था। जी, मीडिया अपने आप को जब उन्होंने अपने गिरबान में झांका और आपस में ही उन्होंने देखा जो उसके सीजन हैं मीडिया पर्सन्स और मीडिया हाउस के लोग और जो उनके दानिश्वर हैं, जो उनके कांग्रेसमैन हैं बैलेंस्ड, इंक्लूडिंग जो यूएनओ में मेरे साथ होते थे, उनके शशि तहूर, वो कितने बड़े क्रिटिक हो गए हैं अपने ही मुल्क में अपनी हुकूमत के, क्योंकि वो हक और सच की बात हुई है। और हक और सच जब सामने आया और पाकिस्तान ने और हक और सच पे रहते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके आगे बढ़ा, तो उसको जो उड़ान मिली है, तो उसमें वो लोग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा करते रहे, उनमें खलबली मच गई है। और उस खलबली और को जो कि हिंदुआता सोच को लेके एक जहर आलूद प्रोपेगेंडा भी करते रहे, और फॉल फ्लैग्स ऑपरेशन भी उसी का शाखसाना होता है कि जो उनकी एक मेंटालिटी, आरएसएस प्रोपेल्ड बीजेपी जो कि इलेक्शन जीत जाती थी सिर्फ इस बात पर कि नफरतें फैला के, तो उससे जीत जाती थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो बीजेपी आरएसएस को हुआ कि अगला इलेक्शन उनको जीतना, उसके न सिर्फ लाले पड़ गए हैं बल्कि उनका हारना मुकद्दर बन गया है। और अब इंडिया में भी कम से कम जो उनके दानिश्वर अच्छे सोच के लोग हैं, वो इस मामले में खुश होंगे और उनके लिए ये एक नवीद है कि आइंदा इलेक्शन में कांग्रेस और जो इस किस्म के जो मुअत्तदल लोग हैं वो आएंगे। अब आ जाते हैं इस बात पर कि पाकिस्तान ने 151 सफ़ों का डोसियर दिया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा में, और मैं क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में खिदमात अंजाम दे के आया हूं, अब जो पाकिस्तान की दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी है और पाकिस्तान का इस वक्त जो प्रोफाइल बढ़ा है, उस प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए और हमारी सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये टाइम आ गया है कि हम अब इसको सिक्योर, ये हमने जो 151 बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ा एक अहम पॉइंट आप उठा रहे हैं कि अब हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बल्कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब ये भारतीय आवाम को भी रियलाइज हो चुका है, वहां के मीडिया को भी, वहां की पार्टीज को भी, कि बीजेपी के बैनर तले अब आप भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, क्योंकि जो कुछ मोदी सरकार ने सोचा उसका रिबर्टल बहुत बुरे तरीके से आया। वो चाहे हम पिछले साल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का ले लें, फिर हम 10 मई वाला वाकया ले लें, अभिनंदन ले लें, कुलभूषण ले लें, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ बीजेपी की सरकार के नीचे। तो अब वहां की आवाम भी सोचती है कि कोई नई पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि बड़ी हजीमत उठा ली उन्होंने। बड़ा फर्क पड़ गया। अगर आपको याद हो, पिछले जनरल इलेक्शन में इनका नारा था आपकी बार 400 पार। हाँ। तो ये सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले सके थे। अब इससे अंदाजा लगा रहे ना कि कितना फर्क पड़ा है, और इनको कोलिशन में जाना पड़ा, डिफरेंट पार्टी को मिला के बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये जीता, इसको किया है। इसका मतलब ये है कि अब ये पॉपुलरिटी इनकी डाउन हो गई, खासतौर पर पहलगाम के बाद और मार्का हक के बाद। जो इनका मुंह काला के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी कौम को जब्जा करके, फौज ने जिस तरीके से लड़ाई की और इनका मुंह काला किया, हजीमत रानी बनी दुनिया में। अब आप देखें ना, इंडिया कहीं नजर आ रहा है, इंडिया इज टोटली आइसोलेटेड, एवरीवेयर पाकिस्तान इज विजिबल। पाकिस्तान ने बिकम रीजनल स्टेबलाइजर, पाकिस्तान ग्लोबल लेवल का प्लेयर बन गया। आपके सामने एक सुपर पावर की मेडिसिन करवा रहा है ईरान के साथ, जो 47 ईयर से आपने उनको
ट्रस्ट था, आपसे बात होती थी, उनको मेडिसिन करा रहा है। और बार बार तारीफें की जा रही है, मिस्टर ट्रम्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, फिर उसका फील्ड मार्शल की गई, गुड गाय, वेरी फील्ड मार्शल, आई लाइक हिम, ही इज अ फाइटर। ये बातें बहुत अहमियत रखती हैं। पाकिस्तान दुनिया में नॉट बिकम अ पीस मेकर, पीस एंड श्योर की पीस लविंग कंट्री की यहाँ पे दहशतगर्दी होती है। इट इज अदरवाइज राउंड, इट इज इंडिया इज कितना फॉरेन कितना हिंदुस्तान को प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ करे। गुलशन यादेव की मिसाल आपके सामने है। तो इन चीजों में जब आप देखते हैं देन यू रियलाइज कि नाउ थिंग्स हैव मच चेंज। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आप मिडिल ईस्ट में देख लें, मिडिल पावर्स का लीडर बन गया है। अब दुनिया हर एक पाकिस्तान के साथ बात करना चाहती है, दफाई मुआहदे करना चाहती है। और फिर इंडिया ने जो एक इंटरनल इशू का एक्सटर्नल बनाया था तो वो पकड़ा गया। गोदी मीडिया आपके सामने क्या है, हर एक को पता है इन्होंने कितना झूठ बोला, कितना मिसलीड किया, कितने फेक न्यूज दिए। और वो ऐसी बातें की जो कोई यकीन ही नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से हमारे मीडिया ने बहुत अच्छा रोल अदा किया हमारे के हक में। यहाँ तक कि पीपल स्टार्टेड लिस्टिंग आवर मीडिया, दे वर नॉट लिसनिंग टू इंडियन मीडिया। फिर हमारे डीजीएसपी ने अपनी कौम को लम्हा व लम्हा आगाह रखा कि आज क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कितना हमने नुकसान किया, अगर हमारा कोई नुकसान हुआ वो भी एग्जैक्ट बताया। वी डिड नॉट हाइड। इन्होंने तो आज तक नहीं मानते कि 8 जहाज गिरे हैं। आपने इनके कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखा, कितना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कितना शिपिश, बॉडी लैंग्वेज कमजोर, बात करने का तरीका जैसे शिपिश है। और उसके बाद ये खुद एक्सेप्ट किया कि हमें संदूर बांध में कितनी मार पड़ी है, उसको भूल जाएं और आगे चलें, आगे के लिए ये हालात होंगे। तो दे एक्सेप्टेड डिफीट। और इसलिए ये आप इनको वार्निंग भी मिली है कि अगर अब मिसएडवेंचर किया आपने तो आपको 50 से 60% इकोनॉमिक लॉस होगा। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बारहा ये बात की है डीजीआईएसपी ने। सही। हारिस नवाज साहब, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। जमील अहमद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। एक तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि भारत को सिफारती महाज पे बिल्कुल ही तन्हाई का शिकार हो चुका है क्योंकि वो बैन अल-अक़वामी तौर पर दहशतगर्दी में मुलविस है। दूसरी जानिब अगर हम अंदरूनी तौर पर बात करें तो भारत के अंदर बीजेपी हुकूमत की वजह से मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है, अक़लियतों के हुकूक सल्ब किए जाते हैं। तो इसकी वजह से भी अंदरूनी तौर पर बीजेपी हुकूमत को कितनी तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है? आपके ख्याल से कितना असरअंदाज ये सब हो सकता है? जी यकीनन देखें, जो मैं स्टेप्स बता रहा था पिछले उसमें गुफ्तगू में, उसमें 3-4 जुमले रह गए थे, वो भी मैं मुकम्मल कर लूंगा तो ये बात, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी हुकूमत या इंडिया जिस तरीके से अब वो उसका पूरा फॉरेन मिनिस्ट्री खामोश है, बिल्कुल उनको चुप साध के बैठा हुआ है, वो उसका मकसद यही है कि जो हजीमत उनको उठानी पड़ी। अब आ जाते हैं इस बात पर कि इंडिया और बीजेपी का तो हालात बड़े ख़राब इसलिए हो जाते हैं कि वो एक्सपोज हो गई। और इसकी मैं अब आपको डॉक्यूमेंट्री मिसाल दे देता हूँ। रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की 3 रिपोर्टें हैं अमेरिका ने जो शाया होती है। ये कानून अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो कमीशन ने हर साल अपनी रिपोर्ट शाया करनी है। उसमें जो इंडिया के बारे में हमेशा एक्सपोज किया है उन्होंने, इंडिया उसको हजम कर जाता था, इंडिया ने अपना प्रोफाइल झूठे किस्म का बनाया हुआ था, तो वो दरगुजर उसको दुनिया कर देती थी। लेकिन अब दरगुजर रहने वाली बात नहीं है। उस रिलीजियस फ्रीडम में ये जो आपने सवाल उठाया उसका पूर्ण का जवाब उसमें, और मैं सीधा पॉइंट बता देता हूं। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह वो लिंचिंग करते हैं। उसमें जिक्र किया है कि माइनॉरिटीज के साथ किस तरह कानून उन्होंने तब्दील किया है, नेशनल रजिस्टर किस तरह उन्होंने कानून में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट कैसे चेंज किया है, माइनॉरिटीज को किस तरह वो हर लिहाज से मार्जिनलाइज कर रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप जो है उसको मुबर्रा कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, ये तमाम चीजों का जिक्र है। और सबसे अहम बात जो है उसमें वो उसके मैं तो इसलिए उसकी बात कर रहा हूं कि वो डॉक्यूमेंट दुनिया में फिर सर्कुलेट होता है, तो उसमें ये भी दिया हुआ है कि बीजेपी या आरएसएस जो वहां मीडिया हाउसेज, जजेस और बाकी इदारे हैं उन पर हावी होके, उनको धमका के उनसे फिर अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं। इस हद तक जब बात हो तो पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए दूसरे मुल्कों के साथ मिलके? इस वक्त पाकिस्तान का प्रोफाइल है, इस वक्त दूसरे ममालिक उसकी बात सुन रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान एक पीस मेकर है, इस वक्त पाकिस्तान एक नेट
सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस खित्ते में, तो पाकिस्तान को अब राहें हमवार हो गई हैं। पाकिस्तान इस चीज को एक रेजोल्यूशन के तहत सिक्योरिटी काउंसिल में ला सकता है। पहले अमेरिका को ये होता था कि वीटो कर देगा, अमेरिका वीटो कर देगा अगर इंडिया के खिलाफ कोई बात हुई, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई। इंडिया को पता है, आपने अभी अता ताड़ साहब की बात सुनी, ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म इंडिया करता रहा है, उसने अपने आप को इलाके का चौधरी बनाया हुआ था, इसलिए अमेरिका दरगुजर कर देता था। अब उसके जो शवाहिद प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके दिए, या अमेरिका में इस वक्त जो केस चल रहा है दूसरा, तो ये तमाम चीजों को यकजा करके सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया जाएगा, तो इंडिया को फिर एक दफा पता लग जाएगा कि दुनिया में किस तरह इंटरनेशनल सफारतकारी होती है और किस तरह प्रोफाइल बढ़ता है, हक और सच क्या होता है, और ट्रांसपेरेंट डिप्लोमेसी क्या होती है, और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को जब जब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दवाम मिलती है तो उसके बामो अरूज कहाँ पहुंचते हैं, ये सारी चीजों का उनको अंदाजा हो जाएगा। फिर उसके बाद पता पड़ेगा कि चैप्टर 6 के तहत रेजोल्यूशन पास होता है या चैप्टर 7 के तहत। ये बड़ा गोल्डन चांस है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान इस मामले को इस तरीके से उठाए आलमी इदारों में, कि क्योंकि जाहिर सी बात है सबूत तो पहले ही हम दे चुके हैं, तहकीक तस्दीक की बात हमने की, उस पर भारत आया नहीं। एक साल बाद भी आज वहाँ के लोग पहलगाम के हवाले से सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, लेकिन कोई जवाब बीजेपी की सरकार के पास है नहीं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। कल अभी आपने जिक्र किया ना उनके चीफ ऑफ डिफेंस का, कि जनरल जो थे उन्होंने जो बयान दिया है अनिल चौहान ने, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, वो कम्युनिकेशन गैप ऐसा था जिसकी वजह से हम ये जंग हार गए, हमारे टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से हम ये जंग हार गए। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी सोच पे, अपनी स्ट्रेटेजी पे, अपनी प्लानिंग पे कोई बात नहीं की है। ये तो एक चीज जाहिर करती है कि कितना नॉन प्रोफेशनल उनका बिहेवियर था। फिर पहली शिकस्त के बाद दूसरे ऑपरेशन की वो कहते हैं कि हम उसकी तैयारियों में मसरूफ हैं। तो जब पहली शिकस्त इतनी बुरी हुई कि आपके सिस्टम्स को तबाह कर दिया गया, आपके वो राफेल गिरा दिए गए जिनके ऊपर आपको बड़ा गरूर था, तो कैसे आप दूसरे ऑपरेशन की तैयारी कर सकते हैं? मुझे ये बताओ कि ये जो पिछले 70-80 साल में क्या ये करते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे। दे बीन यूजलेस कमांड लेवल, और इनका ट्रेनिंग लेवल ये अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल फौज है इनकी। आपने देखा कि किस तरीके से इनको पाकिस्तान ने इतने आराम से, इतनी बुरी तरह इनको शिकस्त पहुंच दी है, और इसलिए कि इनका फुकदान था, ना आपस में ट्राई सर्विस में इनकी कोऑर्डिनेशन थी, ना कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इनकी थी। राफेल जहाज का याद है, नरेंद्र मोदी कहता था तो जब ये पाकिस्तान के 2 जहाज गिरे थे कि काश मेरे पास राफेल जहाज होते और मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। और जब राफेल जहाज थे तो व्हाट हैव यू डन, यू कुड नॉट डू एनीथिंग। इसलिए इनके लिए, और उसके बाद ये मानते भी नहीं है, और फिर दुनिया ने मान कर दी, हर बात कर ली, बता दिया दुनिया ने कि क्या किस तरीके से जहाज गिरे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कितनी दफा जिक्र किया, और वो फिर फ्रस्ट्रेट होकर बार-बार एक बार फिर भी आजमा ले तो फिर भी हम तैयार हैं। अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो पाकिस्तान की फौज भरपूर तैयार बैठी है।